नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकारा मीरा सीकरी जी की लिखी हुई कहानी है। सम्मिलित परिवार से अलग होकर बेटे बहू का अलग परिवार बसाना कहानी का मुख्य विषय है। कहानी का नाम है पूर्णाहुति। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ड्राइंग रूम में चाय लेकर पहुंची तो देखा मिसेज वर्मा रो रही है और लता दी उन्हें चुप भी नहीं करा रही। 1 मिनट तो चुप ही साधे रही मैं। फिर पूछा, वर्मा दी क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें लता दी? आंसुओं को रुमाल से पोंछते हुए जबरदस्ती हंसने का प्रयास करते हुए मिसेज वर्मा कह रही थी, हुआ तो कुछ नहीं। लता ने प्यार से मन को छू लिया और मैं रो दी। माफ़ करना मुझे। तेरे यहाँ के आत्मीय माहौल में ले चलने के लिए लता से मैंने ही कहा था, पर कभी कभी ज़्यादा प्यार भी तो रास नहीं आता। लता के अभय के नाम लेने की देर थी कि मैं फिर रोने लगी थी। वे अभय को क्या हुआ? मैंने अब लता दी की तरफ देखते हुए आंखों में ही पूछा। इस सब से बेखबर अपने को संयत करने की कोशिश में मिसेज वर्मा वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। मुंह हाथ धोकर उन्होंने कोशिश तो अवश्य की थी कि वह सहज लगने लग जाए या हो जाए, पर लगता था कि अब रोई। मुझे समझ नहीं आता कि कहूँ या न कहूँ, पर छिपाऊँ भी क्या। बात यह है कि अभय अपनी पत्नी सहित मुझसे अलग होना चाह रहा है। भर्राई आवाज़ में वे बोली। तो इसमें रोने की क्या बात है वर्मा दी, ये तो एक दिन होना ही था, मैंने कहा। यही तो मैं इसे समझा रही थी कि हम दोनों ने तो इस बात को बहुत दिनों पहले ही सूंघ लिया था, लता दी कह रही थी। वो कैसे? तुम लोगों के साथ तो अचला अभय का बहुत आत्मीयता से मिलते हैं। मेरी मित्रों में तुम दोनों का घर आना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मिसेज वर्मा बोली। वर्मा दी, हमारा घर आना उन्हें क्यों बुरा लगेगा भला? समस्या तो आप हैं, हम नहीं। और फिर बाहर वालों के सामने तो अपने अच्छेपन का सिक्का जमाना होता है। वाह वही जो मिलती है उनसे। कितनी सुंदर सुघड़ मेहमान नवाज सलीकेदार है मिसेज वर्मा की बहू। भाई मुसीबत तो घर के लोग होते हैं, मैंने कहा। जया, ये समय सम्मिलित कुटुंब का नहीं रहा है, चाहे परिवार के नाम पर एक माँ ही क्यों न हो। और फिर तो घबराती क्यों है? अपने लायक एक लेक्चरर की आय कम तो नहीं। 4-5 साल बाद रिटायर होती भी है तब भी तूने पेंशन के लिए ऑप्ट किया ही हुआ है। पूरे समय के लिए एक लड़की रख लेना अपने पास, लता दी उन्हें समझा रही थी। वर्मा दी, 2-4 साल बाद जो होना है वह अगर अभी हो जाता है तो ये तो आपके हित ही में है। जब से अभय की शादी हुई है मैं तो दिन ब दिन आपको कमज़ोर होते ही देख रही हूँ। मुझे तो लगता है आप भीतर ही भीतर कुढ़ती रहती है। आज की सासें बहुओं को कुछ कह तो सकती नहीं, अपने आप ही में तनाव झेलती घुलती रहती है। मैं तो सोचती हूँ उनका आपसे अलग हो जाना आपके लिए अच्छा ही है, मैं कह रही थी। फिर जया, अब वो ज़माना नहीं है कि तुम बेटे से कहो, बेटा मैंने तुम्हें इसलिए पाला पोसा था कि बुढ़ापे में तुम मेरी लाठी बन सको। हम लोगों को बच्चों से किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। कुछ अपेक्षा नहीं है मेरी, लता दी को बीच में काटते हुए वर्मा दी बोली। मैं तो केवल ये चाहती हूँ कि वो मेरे सामने रहे। साथ रहने के लिए ही तो मैंने आगरा विश्वविद्यालय से मिलती हुई रीडरशिप अस्वीकार कर दी थी। जो हुआ सो हुआ। अब तुम अपने को उनसे अलग होकर अकेले ज़िंदगी जीने के लिए तैयार रखो। आजकल के बेटों की माँओं को बेटों के मोह से मुक्त रखते हुए अपने को अलग रहने को तैयार रहना चाहिए। मैं जानती हूँ कहने और करने में बहुत अंतर होता है, पर मानसिक तैयारी तो होनी ही चाहिए। मानस एक दिन में तैयार नहीं होता, पर अभ्यास से अकेलापन खलता नहीं, विशेषकर हम लोगों को जिनको पढ़ने लिखने की आदत है। फिर तू तो एक तरह से अकेली ही रही है।
अभय के साथ तेरे भीतर का अकेलापन कटा हो, ये तो मैं मान ही नहीं सकती। हाँ, दायित्व ज़रूर था तुझ पर। दायित्व ही सही, व्यस्त तो रखा उसने मुझे। एक भरी पूरी दिनचर्या तो रही। किसी को मेरी ज़रूरत है, यह एहसास तो रहा। नहीं लता, ये अकेलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वह फिर फूट पड़ी थी। सब ठीक हो जाएगा जया, चाय ठंडी न कर, और रोने का मन है तो बेशक रो ले। लता दी के ऐसा कहते ही वर्मा दी हंसने लगी थी। इसीलिए तो यहाँ आई थी कि तुम लोगों में बैठकर कुछ सही ढंग से सोच पाऊंगी, अपने में कुछ विश्वास प्राप्त कर सकूंगी। वर्मा दी मन से उखड़ी हुई थी, इसलिए लता दी और मेरे प्रयास के बावजूद अन्य मनस्क सी वे एकाएक खड़ी हो गई और लता दी से बोलने लगी, चल लता, अब और न बैठा जाएगा आज। मुझे भी लगा उन्हें अपने को समेटने के लिए बिल्कुल अकेलेपन की ज़रूरत है, जिसका सामना करने से वे बच रही हैं। वर्मा दी, पतिदेव तो आजकल हमारे बाहर हैं, इसलिए जब चाहे आइए मेरे घर। मुझे आपका आना अच्छा ही लगेगा। अच्छा लगे तो 2-4 दिन मेरे पास ही रह जाइए। मैं फिर दोहरा रही हूँ, अभय अचला के चले जाने पर आप अपने ढंग से रह सकेंगी। हमें भी आपके घर आने पर ज़्यादा अपनापन लगेगा, अपना सा लगेगा। अभी तो ले देकर आपका बेडरूम ही रह गया है अपना। वर्मा दी लता दी चली गई थी, पर मैं अभी भी वर्मा दी में ही थी। अभय बड़ा हो गया है, यह आज ही लगा। यो समझदार तो मुझे पहले से ही लगता था। उन दिनों ऑनर्स के फाइनल में था शायद। हिंदी सब्सिडियरी पास नहीं कर पाया था, इसलिए कुछ दिन मेरे पास पढ़ने के लिए आया था। आंटी, ऐसा कुछ बताइए कि तू एक रात में पढ़कर पास हो जाए, है ना? उसकी बात पूरी करते हुए मैंने कहा था, पर बेटे थोड़े दिन अपने पाठ्यक्रम को एक बार पूरी तरह से पढ़ तो लो। उसकी अभिव्यक्ति में कहीं कोई कमी नहीं थी। साहित्य की उसे पूरी पकड़ भी थी। कठिनाई आती थी भाषा के संदर्भ में। आंटी, इस चांस में पास नहीं हुआ तो ऑनर्स की डिग्री नहीं मिलेगी। नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम हिंदी पास ही नहीं करोगे, बल्कि अच्छे अंक से पास करोगे। ओह, थैंक यू आंटी। आषाढ़ का एक दिन पढ़ने में उसे कठिनाई हो रही थी, मुझे याद है। इसीलिए मैंने उसे उन्हीं दिनों संभव द्वारा हो रहे इसी नाटक को देखने के लिए भेजा था। परिणाम ये हुआ था कि विलोम के चरित्र को उसने परीक्षा में बड़े खूबसूरत ढंग से लिखा था। जीवन की उसे समझ थी। मल्लिका की वेदना वह उस उम्र में भी महसूस कर सका था। फिर आज अपनी माँ की वेदना को, क्या हुआ है अभय को? पर एक साथ तनावग्रस्त रहते हुए रहने से तो अच्छे मधुर संबंधों के साथ लगाव रखते हुए अलग रहना कहीं अच्छा ही है। लंबी चुप्पी तो नहीं रही वर्मा दी के साथ, पर मिलना भी नहीं हुआ। एक दिन फ़ोन आया तो पूछी बैठी, आखिर वर्मा दी, अभय और अचला ने यह निर्णय क्यों लिया? कोई तात्कालिक कारण तो रहा होगा। हाँ, उन्होंने बताया, तू जानती है कि नवरात्रों के अंतिम 2 नवरात्र मेरा उपवास रहता है। सुबह अष्टमी में कन्या पूजा मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये कुछ एक व्रत त्यौहार ही तो ऐसे हैं जिनसे स्त्री जाति को मान्यता और महत्व मिलता है। अचला तो सुबह 9 बजे चली जाती है। 10:50 पर मेरी भी क्लास थी। चाय सुबह मैंने दोनों को दे ही दी थी। अष्टमी की वजह से ब्रेकफास्ट के लिए अंडा नहीं रखा था। बस इसी पर चिल्ला पड़ी, मैं सुबह सुबह पूरी हलवा नहीं खा सकती। मैंने इतना ही कहा, बेटे आज अंडा आमलेट जो चाहिए बाहर हीटर पर बना लो। पर वह बिना कुछ खाए बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। बाहर स्त्रियों के अधिकार के लिए लेक्चर झाड़ती हैं, प्रगतिशील कहलाती हैं, पर घर पर वही रूढ़िवादी, तीज त्योहारों का बंधा बंधा या स्टील फ्रेम। मैं इस हिपोक्रेट वातावरण में नहीं रह सकती। ड्राइंग रूम में अभय का कोई मिलने वाला आया हुआ था। मैं संकेत से उसे समझा रही थी, अभी दूध पी लो, अचला गुस्सा नहीं खाओ, बाद में आराम से बात करेंगे। पर वह तो हेल टू योर बातचीत कहते हुए चली गई। उसी शाम दफ्तर से वह मायके चली गई और अभय ने मुझे सूचित किया
कि वह अलग घर का इंतज़ाम कर रहा है। इंतज़ाम होते ही वो भी चला जाएगा। मेरे पूछने पर कि मेरा दोष क्या है, बोला, मम्मा, आप पर हम लोगों का बहुत ज़्यादा बोझ है। यहाँ रहते अचला कभी अपना दायित्व नहीं समझेगी और नासमझ ही रह जाएगी। व्यर्थ में आपको भी परेशानी होती है। शिफ्ट कर लेने के बाद अभय के साथ अचला भी आई थी। बहुत प्यार से मिली। मिसेज वर्मा बता रही थी, मम्मा, हम क्या करें? अचला मुझसे बोली, हमें यहाँ अजीब तनाव सा लगता था। कभी देर रात तक अभय और हमारे मित्र आते तो लगता कि आप डिस्टर्ब हो रही हैं। आप कुछ कहती तो नहीं थी, पर हमें ही अपराध बोध होता था। कुछ घुटन घुटन सी लगती थी। यहाँ देखने में कुछ गलत न होने पर भी लगता था कि सब कुछ गलत है। बस ऐसे चले गए वे। अभय हर शाम आता है, पर कब तक आएगा? वर्मादी शायद रो रही थी, क्योंकि एकाएक एक चुप्पी के बाद अच्छा और रिसीवर रखने की आवाज़ पर अंततः भारी मन से मैंने भी रिसीवर रख दिया था। लगभग 15 वर्ष पहले कॉलेज लॉन्ज में फेट चल रहा था। वर्मादी स्टडी लीव पर थी। हम लोगों के जोर देने पर अभय को घुमाने के लिए फेट में आई थी। हल्दी रंग की सलवार कमीज में वो बहुत जवान लग रही थी और उनके बराबर का ही कद निकालता हुआ अभय छोटा होते हुए भी बहुत आकर्षक किशोर लग रहा था। सब कह रहे थे, कितना स्मार्ट निकल रहा है अभय। माँ से पैसे लेकर स्पोर्ट्स कॉर्नर में खेलने चला गया था वह। लंच के बाद वर्मादी ने उससे वापस चलने के लिए कहा था, तो बोला, अभी नहीं, अभी और खेलेंगे। खेलने के बाद माँ को ढूंढते हुए हमारे स्टॉल पर आया था, तो हम चाय पी रहे थे। वर्मादी ने फिर कहा था, अब तो चलो अभय, दूर जाना है, बस भी न जाने कितनी देर में मिले। तब ऊंची गर्दन करते हुए बोला था, डरती क्यों हो मम्मा, मैं हूं ना साथ, पापा ऑफ द हाउस। उसके इस जुमले पर हम सब हंस पड़े थे। लता दी बोली थी, भाई पापा जी तुम्हारे साथ है, अब तो फेट खत्म होने पर ही जाना। लेकिन अब तो मेला उठने से पहले ही माँ को बिना ठिकाने पर पहुँचाए उसने अपना अलग ठिकाना कर लिया। कुछ गलत न होते हुए भी बहुत सुखद नहीं लग रहा था, सही नहीं लग रहा था। इसी सब में खोई हुई थी कि फ़ोन की घंटी से तंद्रा भंग हुई। अरे आप, सच लंबी उम्र है आपकी, आप ही को याद कर रही थी। कैसी हैं आप? क्या कहा? अभी आपके पास आना होगा? लता दी भी आ रही हैं? जैसा आदेश, आती हूँ, कहते हुए मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। वर्मादी का उल्लास युक्त स्वर बहुत दिनों बाद सुना था। नया अपार्टमेंट दिखाना चाह रही थी। हमारे परामर्श के बाद ही लेंगी, ऐसा सोच रही थी। फ्लैट तो बहुत अच्छा था, लोकेशन की दृष्टि से भी, हवा और धूप के दिशाबोध से भी। लेने का निर्णय भी उसी समय कर लिया था और बयाना भी उन्होंने हमारे सामने दे दिया था। फिर बहुत दिनों तक हम लोग इकट्ठे बैठ नहीं सके थे। बस चलती फिरती हाय हेलो हो जाती थी एक दूसरे से। पर हम निश्चिंत थे, क्योंकि वर्मादी प्रसन्न और व्यस्त लग रही थी। अपार्टमेंट में उन्होंने नई फ्लोरिंग करवाई थी। वुड वर्क बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से करवा रही थी। नया एम्बॉस्ड कारपेट लेने तो हमें भी साथ ले गई थी। कमरों के हिसाब से नया फर्नीचर लाई थी। बस अब तो इंतज़ार था उनके गृह प्रवेश के हवन का। कह रही थी, संभवतः मकर संक्रांति को हवन करवाएं और सबको बुलाएं। उत्सव का उल्लास उन्हें उत्साह और शक्ति दे रहा था। उनके अकेले होने की बात हम छेड़ते ही न थे। वे संभल रही थी, फिर जानबूझकर उन्हें कुरेदते क्यों? मकर संक्रांति की पूर्व संध्या को उनका फ़ोन आया कि हवन नहीं करवा रही। कुछ लोगों को सूचित करने के लिए उन्होंने कहा था। वह सब तो किया, पर लगा कि वर्मादी के पास जाना चाहिए। लता दी को फ़ोन करके उनके फ्लैट पर पहुंची। खूबसूरत गुड़िया के घर की तरह से सजा घर आकर्षक और निमंत्रित करता सा लग रहा था। ओह वाह, यहाँ तो जो आ जाए उसका जाने का मन ही न हो। वाक्य से वर्मादी खुश होने के बदले आहत ही हुई। जाने की क्या बात, यहाँ तो कोई आने ही नहीं चाहता। अभय अचला ने हवन पर आने से इनकार कर दिया है।
सोच, वही नहीं आ रहे तो फिर काहे का हवन। अब तो लगने लगा है पूर्णाहुति की बेला में ही आएगा वो यहाँ। पर प्रश्न है, क्या उस समय मैं देख पाऊंगी उसे। ड्राइंग रूम के प्रवेश द्वार पर खड़ी मैं खड़ी की खड़ी रह गई थी। क्या कहती निराश निढाल थकी माँ को। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे मीरा सीकरी जी की लिखी हुई कहानी पूर्णाहुति। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपना अभिप्राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।